Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं दैट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दोस्तों, टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है द डोमिनेंट वॉइसेस इन द कंपटीशन. हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कंपटीशन चल रहा था. हर कोई अपना एक वर्चस्व, अपनी एक प्रेजेंस दिखाना चाहता था. लेकिन although the Constituent Assembly had 300 members, there were only 6 members who played an important role. सिर्फ 6 members थे दोस्तों जो कि एक डोमिनेंट रोल प्ले करते थे इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. अगर हम बात करें तो नेमली वो मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये 3 मेंबर्स जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के. दे वर कांग्रेस रेप्स. देन उसके बाद में ये जो नेहरू, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आ रहा है दोस्तों. उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाया था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो था जिसमें इंडिया का नेशनल फ्लैग डिज़ाइन हुआ था और डिफाइन हुआ था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये चीज़ डिफाइन हुई थी कि नेशनल फ्लैग के क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे. वो एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर सैफरन वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा जो कि इक्वल प्रपोर्शन में रहेंगे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. एक व्हील होगी, चक्र होगा नेवी ब्लू. तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था दोस्तों, इसके अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू वो इंसान थे जिन्होंने जाके हमारा नेशनल फ्लैग किस तरीके का होगा वो डिफाइन करवाया था. हम लोग अक्सर हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ते हुए कुछ बारीकियां भूल जाते हैं दोस्तों, बट ट्रस्ट मी, बोर्ड्स में इस तरीके के जब आप पॉइंट्स लिखते हैं इट प्रोवाइड्स यू एन अपर हैंड व्हाइल गेनिंग मार्क्स. सो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. अगेन यहां मैं बताता हूं आपको, सरदार पटेल, अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें अगर हम, तो वल्लभ भाई पटेल बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे. वल्लभ भाई पटेल जो थे ही वॉज एक्चुअली प्लेइंग द मेन रोल बिहाइंड द सीन. पर्दे के पीछे रह के पूरा काम वो करते थे. अगेन होता ये था, ये कुछ ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के जो लोग थे उनको रिकंसाइल कर रहे थे. कुछ रिपोर्ट्स थी हमारी इंडियन, उसको बना रहे थे. ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू के लोग, जैसे कि हमें पता है प्रिंसली स्टेट्स का जो इमर्जेंस उस वक्त इंडिया में नहीं हुआ था. हम जानते हैं बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि एक तरीके से अदर नेशन की मेंबरशिप लेने के लिए तैयार थे. दे वर रेडी टू मूव वेस्ट. नाउ वी नो वेस्ट से आपका मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. दे वर रेडी टू मूव वेस्ट. सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन काम ये था टू गो अहेड एंड रिकंसाइल देम. साथ ही साथ ही हैड अ वेरी कॉशियस जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग सर्टेन रिपोर्ट्स ऑन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कि किस टाइप की रिपोर्ट्स, किस टाइप के वर्क प्लान्स, किस टाइप के मेजरमेंट्स इंडिया में फाइनली ज़रूरी हैं करने के लिए. राजेंद्र प्रसाद पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली और कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बन के वहाँ पर विराजमान थे क्योंकि इनका काम ये था कि जो भी डिस्कशंस हो रहे थे असेंबली में वो डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा हेवायर जा रहे थे दोस्तों. दैट इज़ द ट्रुथ कि डिस्कशंस हेवायर जा रहे थे. उन डिस्कशंस को स्टीयर करना एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में, उन डिस्कशंस को बहुत ज़्यादा हमको एक कंस्ट्रक्टिव पाथ पे ले जाना है. ऐसा नहीं कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो चल रहा है. उन डिस्कशंस को स्टीयर करके एक पाथ पे लेके जाना ताकि जो भी वर्किंग चल रही है वो कंस्ट्रक्टिव रहे, डिस्ट्रक्टिंग नहीं हो. ये काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल था क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली भी थे. अब इसके अलावा ये 3 लोग तो आपके हो गए कांग्रेस के.
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ही वॉज अ लॉयर एंड एन इकोनॉमिस्ट. यस, बाबा साहेब भीमराव अंबावाडेकर, जिन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी कहा गया था. तो दिस फेलो, ही वॉज अ लॉयर and an economist, so you know he had the knowledge of the economy, how the economy runs. He had the knowledge of the law and everything, so he was probably considered. And initially अगर हम देखते हैं, अब आप बोलेंगे ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि एक टाइम था जब अंबेडकर वॉज एन ओपोनेंट. मैंने ये अपने वीडियोस में बताया है कि ही वॉज एन ओपोनेंट ऑफ कांग्रेस. इन फैक्ट महात्मा गांधी से उनकी बनी नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ही इंडिपेंडेंस के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इनवाइट करा था. यू जस्ट सी दिस थिंग. महात्मा गांधी, I don't say, that follow that person or just believe in him, but somehow, somewhere वो philosophy और ideology देखो. He knew this person is arguing with me, but he also liked some valid points in that person. So, post independence इन्होंने क्या करा, उस person को invite करा, come in my team or our team and help us build a constitution. Hats off. ये खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों. Anyways, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है. दोस्तों, यहाँ पर इंडिपेंडेंस के टाइम यूनियन कैबिनेट ज्वाइन करने का उनको मौका दिया गया एज अ लॉ मिनिस्टर. किनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था? बी आर अम्बेडकर को. बी आर अम्बेडकर जो थे, इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था और इनको यूनियन ज्वाइन करवाया गया था. उसके बाद में वो ड्राफ्टिंग कमिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी थी दोस्तों, उसके चेयरमैन बने. ये भी बहुत बड़ी बात होती है. जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही थी, उसके चेयरमैन बनाए गए थे. अब ये हो गए फोर्थ मेंबर. अब मैं बात करता हूं इनके साथ काम करने वाले दूसरे मेंबर्स की. तो इनके साथ काम करने वाले जो दूसरे मेंबर्स थे, वो थे के एम मुंशी एंड कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड के एम मुंशी. ये गुजरात से थे और कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से थे. दोस्तों, आप एक तरीके से डिफरेंस देखिए. हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त किसी एक रीजन स्पेसिफिक पे नहीं टिके थे. हमने साउथ से अगर हम बात करें तो कृष्ण स्वामी अय्यर साहब जो थे उनको लिया है. कृष्ण स्वामी अय्यर साहब साउथ से आ गए. उसके बाद में गुजरात वेस्ट से हम देखते हैं कि के एम मुंशी आ गए हैं. ये भी लॉयर्स थे एंड दे वर डायरेक्टली असिस्टिंग बी आर अम्बेडकर. तो टीम ऐसी थी, अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू आ गए हैं, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल आ गए हैं, देन आते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद. इनके साथ में नीचे अगर हम देखें तो बी आर अम्बेडकर साहब आ गए हैं, और बी आर अम्बेडकर साहब को भी सर्व करने के लिए यहाँ पे के एम मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है. तो द होल सिस्टम दैट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड वाज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस. इट वाज बीइंग ऑल डिवाइज्ड इन अ मैनर एंड वाइस वर्सा. अगर हम देखें तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत कॉमन दिख रही है. इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हो रहा था, दैट वाज बीइंग प्लेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट इज बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर साहब की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, दैट वाज हैविंग अ मेजर लोड. ऊपर के टॉप लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे वर इनटू वेरियस अदर टास्क्स. जैसा कि मैंने बताया, वल्लभ भाई पटेल के बहुत सारे काम रहते थे. ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, उसको असेंबली में फिर पेश करके उसके ऊपर डिस्कशन करने का और एक कंस्ट्रक्टिव वे निकालने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था, किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब संभाल रहे थे. बी आर अम्बेडकर साहब कंपाइलेशन ले रहे थे पूरा, जो कि उनको उनके दो असिस्टेंट्स बहुत अच्छे से कंपाइल करके दे रहे थे.
तो ये 6 मेंबर्स जो थे, इनको और भी कुछ सिविल सर्वेंट्स सर्व कर रहे थे। इनको 2 सिविल सर्वेंट सर्व करते थे। एक थे BN राव, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे गवर्नमेंट के। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट नेम, BN राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ये थे। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड पेपर्स बनाए थे, पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझा था दूसरे कंट्रीज के। एक सवाल यहाँ पे भी फिर उठ के आता है कि इंडिया में बहुत सारे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को इनकलकेट किया गया था, स्टडी किया गया था। यस दोस्तों, हम एक उभरती डेमोक्रेसी थे। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हमारे देश में पहले कभी रहा नहीं था, क्योंकि हमें पता है इंडिया वॉज अ कंट्री दैट वॉज रूल्ड बाय किंगडम्स एंड चीफडम्स। तो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो हमारे इंडिया में था, इट वॉज नॉट दैट नॉवेल। It was not that intuitive by people. It was an objective to be achieved and it was novel. I'm sorry. हुआ ये था कि उस चीज़ को कैसे लोगों के जहन में डालें। डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है, सेकुलरिज्म, अगर एक सेकुलर कंट्री बना रहे हैं हम, तो क्या होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके पहले हम राजा रजवाड़ों में थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने तो हमारी डेमोक्रेसी ख़त्म ही कर दी थी। हम पता ही नहीं था ये होता क्या है, कॉलोनी बन के रह गए थे, मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा था वहाँ पे। तो एक कंसेप्ट बनाना, कैसे दूसरे देशों में उस चीज़ को अप्लाई किया गया, स्टडी किया गया, तो ज़रूरी हो गया था दोस्तों। ये काम हो रहा था BN राव साहब का। ही वॉज द वन हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड देन इसके बाद आते हैं चीफ ड्राफ्ट्समैन। अब ये जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, SN मुखर्जी साहब, इनका एक बहुत अच्छा माइंडसेट कह सकते हैं। SN मुखर्जी साहब जो थे, वो कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स जो होते थे, वो बहुत ही सिंपल लॉ की भाषा में उसको लिख के एक वाकया तैयार कर देते थे। एक अमली जामा पहना देते थे ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि किसी के मन से वो बातें मतलब सिर के ऊपर से निकल जाए, इट्स ऑल फ्रेंच टू मी वाली बात। नाउ अंबेडकर साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि ड्राफ्टिंग जो होना थी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे टाइम की, वो पूरी उनको करना थी। अब आप एक बंदे को एक पूरा बड़ा काम दे रहे हो दोस्तों, तो टाइम तो लगेगा, इसलिए 3 साल लग गए। 1947 से जब हमें आज़ादी मिली है, हमें 3 साल लग गए 1950 तक। 1950 ये वो टाइम है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 26 जनवरी 1950। दोस्तों कितने साल हो जाएंगे? 72, समवेयर अराउंड, या दैट वुड बी समवेयर अराउंड 72 years now. तो दिस इज समथिंग दैट वाज इनैक्टेड। अब इसलिए इतना टाइम लगा। उसके बाद में होता ये था कि वो प्रिंटेड रिकॉर्ड बनाना 11 वॉल्यूम्स, पहले तो यहाँ 3 साल लग गए। उसके बाद में 11 वॉल्यूम्स बने थे। 11 वॉल्यूम्स मतलब 11 बुक्स। अब 11 बुक्स बन गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाक़े हुए थे। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दोस्तों, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दे वर always ready to go ahead and disregard some point that was not according to their choice or liking. So एक heated argument होता रहता था, कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती थी। So making of constitution was never easy for any one of the members of the drafting committee. It was not an easy task, खास करके इन 6 लोगों के लिए, उन 300 लोगों को पूरा ड्राइव करना। और उसके बाद में ये 2 जन और जुड़ जाते हैं, एक चीफ ड्राफ्ट्समैन जुड़ते हैं SN मुखर्जी साहब। उनके पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर BN राव साहब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ये भी और जुड़ते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 6+2 और 8 लोगों की एक कमेटी बनी थी। दोस्तों इन लोगों ने जो काम करा था उन 300 लोगों को पूरा का पूरा गाइड करने के लिए, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। सो आई गेस नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट्स हैं, लवली पिक्चर दोस्तों, दिस इज
wherever the things are going, the discussions are going on. अब यहाँ पे दिख रहे हैं बी आर अम्बेडकर साहब बैठे हैं, डिस्कशन चल रहा है. एनी वन ऑफ यू कैन गो अहेड एंड जस्ट आइडेंटिफाई हिम. हियर ही इज. सो दिस इज वेयर द टॉपिक एंड्स. स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. टू मीट यू अगेन. टेक केयर. बाय बाय.